अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो है मैंने अपना लेक्चर जो है इससे प्रीवियस लेक्चर सॉरी वो मैंने कहाँ पे छोड़ा था। मैं आपको ऑस्टिन की जो है वो सोवरेनिटी की डेफिनेशन बताई थी। ऑस्टिन के बारे में बताया था कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है या होता क्या है, पॉजिटिव लॉ क्या है, फलान टमकान सारा कुछ। ये जो लॉ हम ये जो लॉ बाहर हम देखते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉजिटिव लॉ ही है। मतलब जो कोई भी बंदा इनेक्ट करता है प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, जैसे हमारी असेंबली इनेक्ट करती है लॉ, डिफरेंट मतलब जो लॉज होते हैं उनको पास करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, सब पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, ओके। ऑस्टन की डेफिनेशन क्या थी कि इफ अ डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर रिसीव्स habitual obedience from the bulk of a given society, that determinant superior is sovereign in that society and the society is political and independent. To that determinant superior, the other members of the society are subject, or on that determinant superior, the other members of the society are dependent. अब ये एक फुल पैकेज इसकी जो है डेफिनेशन थी, आप समझे, सॉवरेनिटी की, जो उसने लॉ को डिफाइन किया था। और लॉ को डिफाइन करते करते ऑटोमेटिकली उसने सोवरेनिटी का भी बताया कि सोवरन क्या है, और सोवरन के साथ सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी उसने बताया है। ठीक है, तो अब यहां से हमने मोनेस्टिक जो थ्योरी है उसके फीचर्स निकालने हैं। जैसे मैंने आपको बताया मोनेस्टिक थ्योरी ज्यादातर ऑस्टिन के नाम से ही जुड़ी है। हाँ, वो अलग बात है कि एब्सोल्यूट सॉवरन, ये सॉवरन वो सॉवरन का कॉन्सेप्ट जीन बॉर्डन के टाइम से होता आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको क्योंकि ऑस्टिन के पास आगे ही ये होता है ना, कोई चीज निखर जाती है किसी बंदे के पास आके, अपनी एक प्रॉपर शेप में आ जाती है, तो वो इसके पास आई थी, इसके हाथों में। ठीक है, अच्छा। मैंने आपको बताया जो पॉजिटिव जो लॉ होता है या पॉजिटिव लॉ होता है, वो कोई भी बंदा एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक फॉर्मल तरीके से लॉ को पास करते हैं। इस वजह से उसने इसने बोला है कि जो सॉवरन होता है वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लॉ पास करता है वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू करता है, और जो चीज भी आप एक पॉलिटिकल प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो, मतलब वैसे ही नहीं जैसे पुराने जमाने के बादशाह होते थे, जो मुंह से बोला वही बन गया भाई सारा कुछ, ऐसे नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलिटिकल सोसाइटी होती है। ठीक है, अच्छा। चलो हम इसमें से निकालते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहला उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर सिर्फ सॉवरन हो सकता है। डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर इज सॉवरन इन दैट सोसाइटी। इसका मतलब है कि ऑस्टिन कहना चाह रहा है कि एक आइडेंटिफाइएबल डिटर्मिनेंट का मतलब यही है कि आइडेंटिफाइएबल पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, कोई एक दो तीन चार पांच लोगों का ग्रुप हो सकता है, या कोई एक बंदा हो सकता है जिसके पास पावर होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी की तरफ भी इशारे करो भाई ये सॉवरन है, ये सॉवरन है। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर और बॉडी ऑफ पर्सन कैन बी सॉवरन, दैट्स इट। ठीक है, Austin's theory asserts that sovereignty is concentrated in a single determinant authority. ऑस्टिन क्या कह रहा है कि जो ऑस्टिन की थ्योरी ये कह रही है कि सोवरेनिटी किसके पास होगी, एक 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 सिंगल आइडेंटिफाइएबल अथॉरिटी के पास। दिस व्यू कंट्रास्ट विद पॉपुलर सोवरेनिटी विच मेंटेन्स दैट अल्टीमेट अथॉरिटी रिजाइड्स विद द पीपल और द जनरल विल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो सोवरेनिटी है किसके पास है, एक सिंगल डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर के पास है, मतलब एक आइडेंटिफाइएबल बंदे के पास है। अब जो ऑस्टिन ने जो बात की है, क्या वो पॉपुलर सोवरेनिटी के साथ मैच खाती है? बिल्कुल नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जाएगी। पॉपुलर सोवरेनिटी जो रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था, पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब कि लोगों की हुक्मरानी, लोगों की जो वो जो चाहते हैं वो माना जाएगा। जनरल विल, एक होता है ना कि जनरल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट एक बंदे का अपना इंटरेस्ट है। तो ऑस्टिन के मुताबिक तो जो आइडेंटिफाइएबल पर्सन है, एक ही बंदा, उसके पास सोवरेनिटी है, वो तो कॉमन विल की बात, मतलब कि वो तो पर्सनल विल की बात या पर्सनल इंटरेस्ट की बात करेगा ना। तो क्या इसकी जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलर सोवरेनिटी या जनरल विल के साथ जाता है? जनरल विल मतलब कि कॉमन विल, जो सारे लोग मान रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो चीज मान रहे हैं, हम वो कहते हैं ना कि भाई जनरल इंटरेस्ट है, ये जनरल विल है। ये लोग लोग जो मानते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, लोगों की सोवरेनिटी, लोग हुक्मरान है, डेमोक्रेसी की बात है। तो क्या जो ऑस्टिन ने बात की है कि एक बंदा ही सॉवरन हो सकता है और कुछ कुछ एक लोगों को ग्रुप सॉवरन हो सकता है, बाकी सारे मातहत हैं, क्या इसकी ये बात पॉपुलर सोवरेनिटी के साथ जाएगी? नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो कहा जाता है कि लोग हैं भाई, लोगों के पास हुक्मरानी है। पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो कंट्रास्ट करती है विद पॉपुलर सोवरेनिटी, जो ये कहती है कि यार अल्टीमेट अथॉरिटी मतलब कि फाइनल अथॉरिटी तो भाई लोगों के पास है, जनरल विल के साथ है। लोगों की जो जनरल विल है वही माना जाएगा, ना कि जो एक ही बंदे को हम बोले भाई ये सॉवरन है।
हमें बोलेंगे अच्छा ऑस्टिन के मुताबिक एक बंदे के पास सोवरेनिटी है, लेकिन आजकल के टाइम पे क्या कहते हैं, लोगों के पास सोवरेनिटी है, मतलब कि एक ह्यूमन पर्स, एक सुपीरियर ह्यूमन सुपीरियर ही सॉवरन नहीं है, बल्कि जो बाहर लोग हैं सड़कों पे ये है सॉवरन। जनरल विल मायने रखती है, ना कि एक बंदे का बनाया गया सिर्फ लॉ। ठीक है। तो ये जो इसका सबसे पहला फीचर है वो क्या है कि एक बंदा या एक एक ग्रुप छोटा सा लोगों का वो सॉवरन हो सकता है, और वो आइडेंटिफाइएबल होंगे। मतलब आप फिंगर पॉइंट करके बोल सकते हो, आइडेंटिफाई डिटर्मिनेंट का मतलब ये आइडेंटिफाइएबल, कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस बंदे को कि भाई ये बंदा है, आप उसका नाम लेके या ग्रुप का नाम लेके बोल सकते हो कि यार ये बंदा है सॉवरन। ठीक है, ऑस्टिन ने बोला है कि आप बता सको कि इस बंदे के पास सोवरेनिटी है, इस ग्रुप के पास सोवरेनिटी है, ये है सोवरन। तो आजकल के टाइम में तो आप बता नहीं सकते सॉवरन कौन है। सामने कोई लॉ पास कर रहा है, पीछे असल में तो जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहा है आजकल के टाइम पे समझ ही नहीं आती, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल पॉपुलर सोवरेनिटी का पॉलिटिकल, यार ये जो ऑस्टन ने दी है ना थ्योरी, है लीगल सोवरेनिटी की है। लीगल मतलब कि हम लीगली किसको समझते हैं कौन सॉवरेन। अब लीगली हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास है, हमारी इसके पास है, उसके पास है। इसके अलावा और भी टाइप्स होती है, पॉलिटिकल एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है कि असल में किसके पास है। अब आप अपनी कंट्री में देखो कि असल में डिसीजन कौन ले रहा है। अब लीगली तो वो सॉवरन नहीं है, लीगली तो जरूरी नहीं कि वो ही सॉवरन हो जो पॉलिटिकली सॉवरन है। पॉलिटिकल सॉवरन वो बंदा, या पॉलिटिकल सॉवरन वो ग्रुप होता है कुछ लोगों का, या कोई भी पार्टी हो सकती है किसी भी कंट्री में, कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एक बंदा हो सकता है जो मतलब के पर्दे के पीछे रहे, बेशक सामने ना आ रहे, सामने भी हो, वो डिसीजन ले रहा हो, और लीगल सॉवरेन बस उसके डिसीजन को नाफिज करवा रहा हो अपने लॉ के थ्रू। तो जो मोनिस्टिक थ्योरी है वो एक लॉयर की अटेम्प्ट है ना सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देने की। ये लॉयर थे, उनकी अटेम्प्ट है, तो उन्होंने एक लीगल टाइप की सोवरेनिटी दी है। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो बंदा लॉ बना रहा है ना वही सॉवरन है। लेकिन आप आजकल के टाइम पे देखो बहुत सारी कंट्रीज में जो लॉ बना रहे हैं जरूरी नहीं है वो सॉवरन है, उसके पीछे कोई होता है जो उससे लॉ बनवा रहा होता है। मतलब कि जो असल में लॉ बनवा रहे होते हैं ना वो पॉलिटिकल सॉवरन होता है, जिसको कहते हैं यार रियल सॉवरेनिटी इसके पास है। लीगल सॉवरेनिटी तो एक रबर बैंड की तरह होती है सामने, बस उन्होंने लॉ पास करना होता है, सिग्नेचर ये एक प्रॉपर। क्योंकि इसने कहा है ना कि एक पॉजिटिव लॉ क्या होता है, एक बंदा प्रॉपर प्रोसीजर से कोई लॉ पास कराए। तो लीगल सॉवरेनिटी तो इस तरीके से करती है ना कि प्रॉपर प्रोसीजर से लॉ पास कराती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो है वो अपनी मर्जी से लॉ पास कर रहा है। लीगल सॉवरन पॉपुलर सॉवरेनिटी को आजकल मद्देनजर रखकर लॉ बनाता है लोगों को देख के, मतलब। और लीगल सॉवरन पॉलिटिकल सॉवरन को देख के लॉ बनाता है कि कौन सा एक ग्रुप है जो बहुत ज्यादा तगड़ा है इस टाइम कंट्री में, उसके बाद मानकर लीगल सॉवरन लॉ बनाता है, और वो पॉलिटिकल सॉवरन होता है। ठीक है। तो ये आगे खैर हम लोग टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी में करेंगे, यहाँ पे बस आप ये समझें कि मोनिस्टिक थ्योरी में क्या कहते हैं कि एक बंदा या एक ग्रुप जो है वो सॉवरन हो सकता है, और आइडेंटिफाइबल, आप बता सकोगे यार ये वाला ग्रुप है। तो ये चीज तो पॉपुलर सोवरेनिटी के लोग सोवरन हैं उसके तो बिल्कुल अगेंस्ट है। देन दूसरा इसमें आपको नजर आएगा मोनिस्टिक थ्योरी में कि जो सोवरन है उसके पास अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर होगी। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द सोवरन होल्ड्स अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर विद इन द स्टेट। उसके पास स्टेट में अपनी बाउंड्रीज के अंदर अपनी कंट्री में अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर होगी। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द सोवरन्स कमांड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी हायर अथॉरिटी और लीगल लिमिटेशंस। मतलब उसको अपना लॉ पास कराने के लिए किसी हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाना है, ना ही उसका जो लॉ है उसके ऊपर कोई लीगल लिमिटेशंस है। लीगल लिमिटेशंस का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे अब हम अपनी कंट्री में हम कोई काम करते हैं और वो चीज लॉ ने जो है वो मना की गई है, लॉ में वो चीज मना है, लेकिन अगर हम वो करेंगे मतलब हमारे ऊपर लीगल लिमिटेशन है कि हम ये वाला काम नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑस्टन सॉवरेन के ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम में सॉवरेन बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता है। आजकल के टाइम में हम सॉवरेन देखें तो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन क्या गवर्नमेंट आप लीगल सॉवरन तो कह सकते हो, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो वो पॉलिटिकल सॉवरन भी है या वो पॉपुलर सॉवरेनिटी में भी आता है? नहीं। तो आजकल के टाइम पे लीगल सॉवरन हर चीज नहीं कर सकता है, वो कोई भी कमांड पास करता है वो उस पे लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ करके उनके ऊपर लिमिटेशन। जैसे अभी मैंने बोला चेक एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम है,
एक प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एग्जेक्टिव क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, पूरी एक लिमिटेशन आयत की गई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे तो इसके मुताबिक कोई भी अगर एक बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है अली, वो किसी कंट्री में सॉवरन है, तो वो सॉवरन अली कुछ भी करे, कोई भी से कुछ नहीं कहेगा। क्या आजकल के टाइम में ये चीज एप्लीकेबल है? नहीं है। आजकल के टाइम में कुछ नहीं होता। आजकल के टाइम में पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। आजकल के टाइम पे ला गवर्नमेंट बना रही होती है, पीछे से कोई और बनवा रहा होता है, मतलब कि पॉलिटिकल सॉवरन कोई और ही होता है असल में। ठीक है। देन इसका थर्ड फीचर है कि इंडिविजिबल सॉवरन पावर के अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। अनलिमिटेड एब्सोल्यूट मतलब कि बेतहाशा पावर होती है, वो बेतहाशा पावर वो सॉवरन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब कि वो इंडिविजिबल भी होती है उल्टा। Austin's concept of sovereignty is monistic, meaning that sovereignty is indivisible. Monistic का मतलब ये होता है ना कि मतलब किसी एक के पास हो चीज। तो ऑस्टिन का जो कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का, मोनिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है कि सोवरेनिटी अब डिवाइड नहीं होगी, एक ही बंदे के हाथ में कंसंट्रेटेड है, या एक ग्रुप के हाथ में। देयर इज ओनली वन सॉवरन विद अल्टीमेट अथॉरिटी। एक ही सॉवरन होगा जिसके पास अनलिमिटेड और अल्टीमेट अथॉरिटी होगी, एंड दिस पावर इज नॉट शेयर्ड और डिवाइडेड among other entities और institutions। ऑस्टिन के मुताबिक सॉवरेन अपनी पावर को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। अब देखो हमारी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की प्रॉपर लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किस किस चीज पे खुद कानून बना सकते हैं। इसी तरह फेडरल लिस्ट होती है जिस चीज पे सिर्फ हमारी फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बोल सकती। तो मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या उसने पावर डिवाइड नहीं की है ना, पावर सेंट्रलाइज तो नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन आपको नजर आएगी कि यार वो सेंटर से निकाल कुछ पावर जो है वो दी गई है डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, केपी के की सारे बलूचिस्तान। तो ऑस्टिन के मुताबिक तो सॉवरेन अपनी पावर डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कि उसने डिवाइड नहीं करनी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ है कि स्टेट इज अ पॉलिटिकल सोसाइटी विच ऑर्गेनाइज्ड बाय रूल एंड ओबीडियंस। तो उसमें एक जगह पर मैंने कहा भी था, ऐसे लिखा हुआ था कि इस तरह का ह्यूमन सुपीरियर एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर है, और सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि ये लीगल लीगल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, मोनिस्टिक थ्योरी जो है लीगल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि सोसाइटी का पॉलिटिकल होना बहुत जरूरी है। मतलब ऑब्वियसली अगर एक सॉवरन प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए लॉ पास करा रहा है कि इससे सिग्नेचर ये फलान टमका, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर होगा जो भी कंट्री में होता है। हमारी कंट्री में भी असेंबली में जाता है बिल, तो ऐसे ही पास हो जाता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, देन वो लॉ बनता है। तो जब एक प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू आप कोई चीज अपनी सोसाइटी में करो, तो मतलब आपकी सोसाइटी पॉलिटिकल है। और पॉलिटिकल भी क्यों है? क्योंकि आपने लॉ प्रॉपर प्रोसीजर से पास किया, एंड देन आपके लॉ को लोग क्या है वो ओबीडियंस शो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं आपके लॉ को। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है ना, वो भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है। ठीक है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन का पार्ट था। अच्छा, फॉर ऑस्टन द स्टेट इज अ पॉलिटिकल सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड ओबीडियंस। रूल्स बनाता है सोवरेन और उसको ओबे करती है सोसाइटी। The sovereign's commands are directed towards ensuring that members of the society adhere to the laws and regulations established. Sovereign का जो कमांड होता है उसको जो है सोसाइटी, उसके सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब उसको कमांड, मतलब ये चीज इंश्योर की जाती है कि जो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं वो जो लॉज बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब ये क्यों करते हैं? पनिशमेंट के डर से। ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट इंडिविजुअल्स ओबे दीज कमांड्स एज नॉन कंप्लायंस। अगर आप लोग हल्की सी भी जो है मतलब ये दिखाओ कि भाई हमने आपके लॉ को नहीं भाई मानना, तो अगर हल्की सी भी आपने ये चीज दिखाई, एज नॉन कंप्लायंस में रिजल्ट इन सैंक्शंस और कोर्सिव एक्शंस। कोर्सिव मतलब कि सख्त एक्शंस लिए जा सकते हैं सोवरेन की तरफ से। ये जो डर होता है ये लोगों को कंपेल करता है टू ओबे द लॉज। ठीक है ना। The sovereign's ability to enforce laws and apply punishments ensures that citizens follow the established rules. ओके, तो ये मोनिस्टिक थ्योरी की कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं मोनिस्टिक थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म तो बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म है। मैंने हर फीचर बताते बताते इवन
वहीं पे आप लोगों को मैं मुसलसल बता रही थी कि तो ये बात कर रही है ऐसा नहीं है। जैसे अभी उन्होंने बात की कि लोग लास्ट को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट का डर होता है, तो ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी चीजें अपनी सोसाइटी में इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में इस तरह होती है। जैसे कि अब हम रेड लाइट जब भी देखते हैं सिग्नल पे हम रुक जाते हैं। आपके दिमाग में कहीं नहीं होता उस टाइम के भाई पनिशमेंट होगी, लेकिन आप रुक जाते हो क्योंकि आपको लगता है भाई यही एक एक्सेप्टेड वे है सोसाइटी में। नहीं तो आप रुकते हो, आप सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी पे चलने के लिए भी कुछ चीजें करते हो, इसलिए नहीं कि वो भाई हमें पनिशमेंट मिल जाएगी गवर्नमेंट से, सॉवरेन से। जैसे आपको पता है कि सोशियोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट है, एक क्राइम है एक डेवियंस है। क्राइम तो एक फॉर्मल टर्म है, डेवियंस एक इनफॉर्मल टर्म है। डेवियंस का मतलब होता है हर हर क्राइम जो क्राइम के जमरे में आता है वो उसके लिए सजा है, मारना, चोरियां करना, ये करना, वो करना। लेकिन हर डेवियंस क्राइम नहीं होता। कुछ डेवियंस कोई डेविएंट बिहेवियर होते हैं जो हम कहते हैं यार ये क्राइम कंसिडर होंगे अब। लेकिन कुछ डेविएंट बिहेवियर होते हैं जो हम कहते हैं यार ये क्राइम नहीं है, बस ये सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। जैसे कोई भी मतलब कि इस तरह मतलब एंटी सोशल बिहेवियर कोई भी शो करना, जो मतलब उस तरह तो अब आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी यार, कोई इतना एक क्राइम नहीं है, लेकिन आप वो करोगे तो आपको सोसाइटी की तरफ से हेट मिलेगा। जैसे आप अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करो। अब आप मोस्टली लोग अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं यार सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है, हमारा कल्चर इस चीज की हमें इजाजत नहीं देता। ये एक डेविएंट बिहेवियर है। डेविएंट बिहेवियर होता है जो आप सोसाइटी के एक रेगुलर जो चीज करने का तरीका उससे हटकर एंटी सोशल बिहेवियर से कोई चीज करो। तो हम अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये डेविएंट बिहेवियर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। इसलिए नहीं कि हमें सॉवरेन इसके लिए पनिशमेंट कर देगा या हमें वो जेल में बंद कर देगा। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि हर चीज हम लोग पनिशमेंट के डर से हम इसलिए नहीं करते कि हमें पनिशमेंट का डर होता है। बहुत सारी चीजें हम इसलिए करते हैं कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होती है। बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। खैर अभी ये क्रिटिसिज्म हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला है ऑस्टिन्स थ्योरी फेल टू फाइंड डिटरमिनेंट ह्यूमन सॉवरेन इन मॉडर्न स्टेट्स। तो मैंने सबसे इसकी जो पहली बात थी कि आइडेंटिफाइएबल ह्यूमन सुपीरियर सॉवरेन होगा। तो आज के टाइम पे क्या आप फिंगर पॉइंट करके बता सकते हो कि ये बंदा सॉवरेन है, ये बंदा सॉवरेन है? आज के टाइम पे तो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है सोसाइटी, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप बता ही नहीं सकते कि असल में सॉवरेन कौन है। सामने कौन लाज बना रहा है, पीछे से कौन चला रहा है, लोग कितने सॉवरेन हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इतनी टाइप्स आ गई हैं, लीगल सॉवरेन, पॉलिटिकल सॉवरेन, पॉपुलर सोवरेनिटी, तो इतना कुछ आ गया। तो आप एक बंदे की तरफ तो इशारा करके नहीं बता सकते। कभी कभी जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तब कौन सॉवरन होगा? जब असेंबली ही डिसॉल्व हो जाती है तो तब कौन सॉवरन है? तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जब ऑस्टिन से क्वेश्चन, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि आप बताएं भाई वो जो आप बात कर रहे हैं एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सॉवरन, वो सॉवरन कौन है, तो वो सही तरीके से आंसर ही नहीं दे पाया, वो अपनी ही थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर पाया था। When Austin was asked to identify the determinant human superior, he was unable to provide a clear-cut answer. वो clear-cut answer नहीं दे पाया था। Instead, he gave mixed responses, suggesting that the parliament is sovereign, the king is sovereign, the electors are sovereign, and the electorate is sovereign when the parliament is dissolved। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट सॉवरन है, मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात होगी ये, कि पार्लियामेंट सॉवरन है या किंग सॉवरन है, इलेक्टर्स जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो सॉवरन है, या जो लोग इलेक्टरेट मतलब जो लोग इलेक्ट करते हैं, लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्टरेट, वो लोग सॉवरन है जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए। जैसे मैंने बोला अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तब कौन सॉवरन है? तो मतलब देखो कितना मिक्स इसने आंसर दिया है। ऊपर इसने बोला था एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर या कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप सोवरन हो सकता है। ये चीज तो पॉपुलर सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे अलग मतलब कि ये जो बात कर रहा है ये खुद नहीं बता सका, मतलब इसको समझ नहीं आ रही भाई सोवरन है कौन। इसके मुताबिक तो एक बंदा सामने आ गया भाई वो सोवरन है, ये ग्रुप सोवरन है। तो मतलब जब इसे क्वेश्चन किया तो इसको समझ ऐसे का पार्लियामेंट होगी या किंग है। किंग के पास तो कोई मतलब आप ही कह सकते हो कि भाई लीगली वो सामने सॉवरन नजर आ रहा है, लेकिन किंग तो आप देखो जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सिर्फ सिग्नेचर, प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं होती है चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट है। उसका किंग जो है आप देखो, जैसे जापान में देखो, आप यूके में देखो, वहां पे आपको किंग क्वीन वगैरह नजर आएंगे तो लगे यार हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं होती है। ऑस्टिन के मुताबिक तो यार सोवरन के पास एब्सोल्यूट पावर है।
वो कुछ भी कर सकता है सॉवरन, लेकिन यहाँ पे उसने तो मिक्स जवाब दिए भाई, किंग सॉवरन है या तो पार्लियामेंट सॉवरन है, इलेक्टेड सॉवरन है, इलेक्टोरेट सॉवरन है। अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, पार्लियामेंट खत्म होगी तो फिर उस टाइम कौन है? अब यहाँ पे समझिए खत्म हो जाए, कौन है सॉवरन? बताए, ऑस्टिन के पास जवाब नहीं था कि कौन है सॉवरन। ठीक है। His acknowledgement that the electorate becomes sovereign when the parliament is dissolved complicates his theory। और जब उसने कहा भाई लोग सॉवरन हो जाएंगे, तो लोग कैसे? इसकी तो कॉन्सेप्ट है ही पॉपुलर सॉवरेनिटी के अगेंस्ट। लोगों को तो आप आइडेंटिफाई, लोग तो अब आप सामने आ गए, आप किन लोगों की तरफ इशारा करोगे? लोग तो बहुत सारे हैं फिर एक कंट्री में, आप किसको बोलोगे भाई ये सॉवरन है वो सॉवरन है? मतलब लोग अगर सॉवरन हो गए तो लास्ट तो वो बना रहे हैं फिर, और वो लाज उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब कोई एक बंदे के पास सब्सिट्यूट पावर नहीं रही है। तो जब उसने ये बोल दिया भाई पार्लियामेंट सॉवरन, जब उसने बोला ना, जब वो सिर्फ बोलता किंग सॉवरन है, समझ आती थी यार एक बंदा है। पार्लियामेंट सॉवरन है तब भी समझ आती थी, लेकिन जब उसने बोला ना इलेक्ट्रेट, मतलब इलेक्ट्रेट इज सॉवरन, जहां पे इसने गलती की कि भाई लोग किस तरीके से। अब ये तो क्लियर कट आंसर ना हुआ कि उसने लोगों की तरफ इशारा कर दिया, जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई तो लोग सॉवरन हो गए। मतलब वो खुद ही बहुत कंफ्यूज हो गया था एंड अपनी थ्योरी को लेकर। ये भी एक वजह है कि मोनिस्टिक थ्योरी आज एप्लीकेबल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट, जो इसने कहा ना कि इलेक्टोरेट बिकम सॉवरन व्हेन द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व, इस चीज ने अपनी थ्योरी को कॉम्प्लिकेट किया। इट इम्प्लाइज दैट सॉवरेनिटी कैन शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। देखो मैंने यही बात बोली, किसने कहा एक बंदा सॉवरन बन गया, एक ग्रुप सॉवरन बन गया, बस अब वो है, उसको कोई नहीं हटा सकता। उसके ऊपर तो कोई लीगल लिमिटेशन ही नहीं है ना, कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो खुद बोल दिया कि पॉलिटिकल शिफ्ट होगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट होगा तो सोवरेनिटी भी शिफ्ट हो जाएगी। मतलब वो जो इंडिविजिबल, अनलिमिटेड, इम्प्रिस्क्रिप्टेबल, वो जो शुरू में हमने फीचर्स पढ़े थे सोवरेनिटी के मेरे लेक्चर 1 में, और ये तो सारी बातें ये लोग करते थे कि भाई ये तो डिवाइड नहीं हो सकती, ये तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। यहाँ पे आके इसने खुद अपनी थ्योरी को निगेट किया जब इसने बोला कि अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में शिफ्ट आएगा तो सोवरेनिटी भी शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो चीज है बात, कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज कोर आइडिया ऑफ अ स्टेबल एंड्योरिंग सोर्स ऑफ सॉवरन पावर, कि सॉवरन पावर एक ही सोर्स से आ रहा है, मतलब एक डिटर्मिनेंट ह्यूमन सुपीरियर होगा वहां से आ रहा है। और ये जो बात कर रहे थे कि भाई पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, इसके पास चलेगी, किंग के पास है या पार्लियामेंट के पास है, इलेक्टर्स के पास है, तो मतलब कोई एक वो नहीं ना, स्टेबल सॉवरेनिटी तो नहीं है ना, एक ही सोर्स तो ना हुआ सॉवरन पावर का। हालांकि ये कहता था कि एक ही सोर्स होगा, तो मतलब अपनी ही थ्योरी को इसने यहाँ पे गलत साबित किया। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग द सॉवरन अंडरस्कोर्स द लिमिटेशंस ऑफ, अच्छा ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है इन आइडेंटिफाइंग द सॉवरन, कि मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी इसने शो कर दी ना कि ये सॉवरन होगा या ये, मतलब फ्लेक्सिबल बना दिया सॉवरन सोर्स को। द फ्लेक्सिबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग द सॉवरन अंडरस्कोर्स द लिमिटेशंस ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरीज इन एड्रेसिंग द nuances of complex pluralistic political system where power is often subject to check and balances। ठीक है। हालांकि ये बात नहीं करता था, ये तो कहता था स्टेबल होगी स्टेबल होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो मतलब जो प्लुरलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है वो सही है, हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करता है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड है, हम नहीं भाई आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई ये सॉवरन है। कुछ भी कहीं भी होता है, कुछ भी कहीं भी होता है, ठीक है। तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते इतने इजीली कि कौन सॉवरन है। सामने लीगल सॉवरन तो वो होता है ना जो असल में, मतलब आपके सामने जो लॉ पास करवा दो, हमारी जैसे असेंबलीज हो गई, वो भाई लीगल सॉवरन है। लेकिन अब हमें नहीं पता कि पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा नहीं, हमें नहीं पता। मतलब एक कंट्री के अंदर लीगल सॉवरेन भी होगा, एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सॉवरेन भी होगा, देन एक ही कंट्री के अंदर पॉपुलर सॉवरेनिटी भी होगी। ठीक है। आपको एक ही कंट्री के अंदर, जैसे अभी कोई भी आप जैसे पाकिस्तान ले ले, पाकिस्तान में लीगल सॉवरेनिटी भी नजर आएगी, देन पॉलिटिकल भी नजर आएगी, देन पॉपुलर भी नजर आएगी, मतलब मिक्सचर आपको नजर आएगा। आप कोई भी एक, अगर आप बोल रहे हो कि एक बंदा जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से लॉ पास, मतलब ऑस्टिन कहते थे जो बंदा लॉ पास कर रहा है ना, जो ग्रुप लॉ पास कर रहे हैं वही सॉवरेन है, मतलब इसको तो लीगल सॉवरेन कहते हैं। मतलब लीगल सॉवरेनिटी के अलावा कोई और सॉवरेनिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इलेक्टोरेट कैसे सॉवरेन हो गए? ऑस्टिन अपनी ही थ्योरी को निगेट किए गए। ठीक है। देन दूसरा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है, फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी। ये बता ही नहीं पाए कि लीगल सोवरेनिटी क्या है एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या है। The theory often focuses heavily on the legal nature of sovereignty, underestimating the political, economic, and social dimensions that also influence governance। आप मानते हो ना
कि आपका पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज भी डिफाइन करता है कि आपका लीगल सॉवरन क्या लॉ पास करेगा, क्या लॉ पास नहीं करेगा। लीगल सॉवरन बिल्कुल उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, वो आपकी कंट्री में आपकी सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन देख के ही लॉ पास करता है। जैसे हमारी कंट्री एक इस्लामिक स्टेट है, क्या लीगल सॉवरन ये हमारी असेंबली इस तरह का लॉ पास कर सकती है कि भाई आप चाहें तो भाई बाहर किसी भी तरीके से जो है आप चाहें ना कुछ भी करें जो भी इस्लाम के अगेंस्ट से आप गे मैरिजेस को लीगलाइज कर सकते हैं, इतने इजीली नहीं कर सकते। लीगल सॉवरन के ऊपर लिमिटेशन है, मोरल लिमिटेशंस हैं, कल्चरल लिमिटेशंस हैं, सोशल लिमिटेशंस हैं, वो इस तरह का लॉ पास नहीं कर सकते। आप ये देखो ट्रांसजेंडर को लेके एक्ट आया था, कितना ज्यादा वबेला मचा था कि अपनी ही चीजों को उनको ठीक करके बताना पड़ा था असेंबली को, नहीं ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। तो इसके मुताबिक तो भाई ये तो लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेन को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकता ऑस्टिन, ठीक है। Sovereignty cannot solely be understood through law and legal frameworks as political processes and popular sovereignty. The role of the people play crucial roles in shaping state authority. आपकी स्टेट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, आपकी स्टेट किस तरह का लॉ पास कराएगी ये चीज किस पर डिपेंड करती है कि लोग क्या मानते हैं, पॉपुलर सोवरेनिटी क्या मानते हैं, और हमारा हमारा जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, मतलब जो असल में लोगों के पास पावर है कि क्या लॉ बनना चाहिए, मतलब जो सामने नहीं है लेकिन उनके पास ही पावर होती है, उनको मद्देनजर रखते हुए लीगल सोवरेन लॉ बनाता है। हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से है उस तरीके से लॉ बनते हैं, लीगल सोवरेन अपने ही उस पर नहीं चलता है सिर्फ। तो मतलब जब इसने बोला ना कि यार लीगल सॉवरन जो है वही सॉवरन है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को समझा ही नहीं है, इनको अलग अलग नहीं कर सका है। लीगल सॉवरन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को भी देखकर चलता है, एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी का भी लिखा है, उसको भी देख के चलता है। किसी भी कंट्री में आप ये तो बता रहे हो भाई ये गवर्नमेंट, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ये लॉ बना रही है, लीगल सॉवरन है, लेकिन आपको नहीं पता वहां पे पॉलिटिकल सॉवरन कौन है, असल में लॉज बनवा कौन रहा है। वो तो सिर्फ एक सामने ढांचा ना भाई, जो आपका एक लॉ बना रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करते हो तो क्या आपके टाइप के बगैर ही कंप्यूटर आपको आउटपुट देता नहीं, तो मतलब आप मास्टर माइंड हो, आप जो चीज गूगल करोगे वो आपको गूगल देगा। तो यहाँ पे लीगल सॉवरेन आप एक सिस्टम की तरह समझो। लीगल सॉवरेन के पीछे सबसे बड़ी ड्राइव क्या होती है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी के साथ पॉपुलर सोवरेनिटी भी, लेकिन पॉलिटिकल सोवरेनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरेन कौन है, पार्लियामेंट है। किंग तो एक लीगल सोवरेन है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होती है वहां पे, मतलब उनके पास। अब वहां पे मजीद आप देख सकते हो यूके में हो सकता है कोई एक ग्रुप ऐसा हो जिसके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर हो, पॉलिटिकल सोवरेन हो, मतलब उसकी बात बहुत ज्यादा मानी जाती हो पार्लियामेंट में, ठीक है। तो कोई एक बंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मतलब लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया है, ठीक है। ऑस्टिन थ्योरी वाज अ लॉयर्स अटेम्प्ट टू डिफाइन सोवरेनिटी इन लीगल टर्म्स। एक लॉयर की अटेम्प्ट थी तो उसने लीगल टर्म्स में दे दिया, उसने बाकी चीजें नहीं देखी भी, और भी सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। Austin's theory was the lawyer's attempt to define sovereignty in legal terms, emphasizing that sovereign makes laws. However, he failed to clearly identify who the sovereign actually is. तो असल में political sovereign जो होते हैं ना, वो असल में जो है डिफेक्टो, मतलब एक डिफेक्टो मतलब बाय फैक्ट वो होते हैं sovereign, ठीक है। ओके, अगली इसकी है कि हाँ, historical and sociological criticism of Austin's concept of law as sovereign command only. ऑस्टिन ने बोला था कि लॉ क्या है, जो भी sovereign command करे, जो भी sovereign ने ऑर्डर दिया वो लॉ बन जाता है। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, सोशियोलॉजिकल भी किया, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, देन हिस्टोरिकल भी। Austin's theory, which defines law as the command of the sovereign, faces significant criticism on historical and sociological grounds. Historical criticism क्या है? Sir Henry Mann, an opponent of the monistic theory, pointed out that historically no ruler has ever exercised absolute power as a theory suggests. इस तरह की पावर एक्सरसाइज नहीं कि भाई वो जो भी कमांड मुंह से निकालेगा वो लॉ बन जाएगा। He cited examples like Ranjit Singh, the Sikh leader of Punjab, who, despite being seen as an absolute sovereign, हालांकि वो लगता था sovereign, ठीक है ना, governed according to customary rules rather than imposing laws by personal command। हालांकि सर हेनरी मैन यहाँ पे कह रहे हिस्टोरियन थे, इन्होंने बोला कि यार अगर रंजीत सिंह जो एक सिख रूलर था पंजाब का, ये देखने में लगता था यार ये तो एब्सोल्यूट पावर होगी इस किंग के पास, ये तो बड़ा खतरनाक है,
लेकिन उसने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में इस तरह का पर्सनल कमांड नहीं दिया जो वहां की कस्टम्स के अगेंस्ट हो। हर कंट्री में कोई भी रूलर, चाहे वो कितना भी सख्त है, वो अपनी उसको देखो, वो भी तो अपनी ही कंट्री के ट्रेडिशन में पला बड़ा है ना, अपने ही कस्टम्स में पड़ा। एक बादशाह है, वो बहुत सख्त है, सारे कहते हैं यार ये जालिम बादशाह है, लेकिन अभी देखो कहीं ना कहीं वो उसी जगह पे पला बड़ा है ना। वो वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर में ही पला बड़ा है, तो वो उसके रग रग में वो कल्चर होगा। वो अपने कल्चर को देख के ही कमांड्स देगा, अपने सिर्फ पर्सनल कमांड से वो अपने कल्चर को देख के ही, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कल्चर ही उसके, उसकी कमांड को, उसकी बातों को गवर्न करेगा। ठीक है, उनका कल्चर। तो ये हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है। ये ऑस्को की तरह जो भी बंदे के अंदर से निकला पर्सनल कमांड, भाई वही लॉ बन गया। तो सर हेनरी मैन कहते हैं कि भाई हिस्ट्री में अगर किसी भी सख्त या कोई आप जालिम रूलर निकाल दो जो बहुत ही एब्सोल्यूट सॉवरन नजर आता हो, जैसे रणजीत सिंह, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कोई भी लॉ इम्पोज नहीं किया होगा जो उनका पर्सनल कमांड होगा, बल्कि उन्होंने कस्टमरी रूल्स, जो कस्टम्स होंगे, जो ट्रेडिशन होंगे जगह के, उनको देके ही लॉस पास किए होंगे। दिस हाईलाइट्स दैट इवन इन सोसाइटीज विद सीमिंगली पावरफुल रूलर्स, इस तरह की सोसाइटी में जहाँ पे रूलर बाहर से तो पावरफुल लग रहे हैं, सोवरेंटी वाज ऑफन लिमिटेड बाय सोशल, रिलीजियस एंड कस्टमरी नॉर्म्स, वहां के कल्चर की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। देन सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है इसकी इस लाइन के ऊपर कि जो लॉ है वो कमांड है सोवरेन का। Sociological critiques of Austin's theory challenge his assertion that whatever the sovereign permits he commands, मतलब जो उसको लगता है कि भाई जो भी सॉवरेन परमिट करेगा ना, उसको लगेगा यार ये चीज लाइसेंस है यहाँ पे ना, वो वही बोलेगा। जो उसको लगेगा यार होना चाहिए, वो कमांड करेगा। इस लाइन का मतलब ये है। इस चीज को सोशियोलॉजिकल ग्राउंड के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया है। दिस व्यू ओवरलुक्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ हाउ पीपल ओबे लॉज। देखो, ये इसने बोला ना कि जो भी सॉवरेन मुंह से निकालेगा कमांड, वो भाई जो उसको लगेगा यार मैं ये परमिट कर रहा हूँ, मैं ये अलाउ कर रहा हूँ, और वही वो चीज कमांड करेगा। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑस्टन ने इग्नोर कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है कॉम्प्लेक्सिटीज को, कि यार लोग लॉ को ओबे क्यों करते हैं। इसलिए नहीं कि भाई वो सॉवरन ने परमिट किया है, सॉवरन ने वो कमांड, जैसे इसलिए नहीं हम लोग लॉ को ओबे करते हैं। हम लॉ को ओबे बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से करते हैं। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट ना, जैसे कि दिस अच्छा, compliance with laws is influenced by various factors beyond coercion such as popular opinion, social customs, shared interest and human instincts। मतलब कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स मतलब वो बंदे के अंदर से ही बस वो हिबिचुअली करता है। हम लास्ट को इसलिए नहीं कंप्लायंस शो करते कि यार ये जबरदस्ती हमसे कराया जाएगा पनिशमेंट की वजह से, नहीं, हम अपनी फ्री विल की वजह से करते हैं। हमारा एक पॉपुलर ओपिनियन होता है सोसाइटी में कि सोसाइटी ये चीज इस तरीके से एक्सेप्ट करती है। पॉपुलर ओपिनियन मतलब कि जो लोग मानते हैं, लोग ओपिनियन है, तो मतलब पॉपुलर ओपिनियन है, लोग मानते हैं, हम इस वजह से ये लॉ को फॉलो करें, इस बात को फॉलो करें, इसलिए नहीं कि वो भाई सोवरन हमें परमिट कर रहा है। हम अपने शेयर्ड इंटरेस्ट की वजह से करते हैं, हम अपने सोशल कस्टम्स की वजह से करते हैं, और इंसान हिबिचुअली भी करते हैं। ठीक है, these social factors shape how laws are followed in practice, suggesting that Austin's narrow focus on sovereign commands ignores the broader societal influences और legal behavior। हम जो legal behavior शो करते हैं कि हम लोगों ने रेड लाइट पे रुकना है, वो हम खुद से भाई क्योंकि अब पॉपुलर ओपिनियन भी है कि लोगों को रेड लाइट पे रुकना, तो हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं करते, हम क्वेश्चन के डर से या पनिशमेंट के डर से कि भाई हमें पनिश किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए कि भाई ये सोवरन का कमांड है तो ये लॉ है, हम लॉ को सिर्फ इसलिए लेके हम चलते भाई सोवरन का कमांड है या सोवरन वो बात कह रहे हैं, हम उसको इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि यार हमारी सोसाइटी में और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे लीगल बिहेवियर को शेप देते हैं, ना कि सिर्फ अगर सोवरन ने परमिट कर दिया है तो कभी हम इसको मानेंगे। ठीक है, ओके। अगला है नॉट एडाप्टिव टू मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो इसने जो बताई है, ऑस्ट्रियन जो थ्योरी दी है, क्या ये मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। नॉट एडाप्टिव, ये अपने ये थ्योरी एडाप्टिव है ही नहीं। ये थ्योरी आजकल की सोसाइटी के लिहाज से फिट नहीं जाएगी। ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सोवरेनिटी इज ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाय लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंसेस। आजकल की जो डेमोक्रेसी, वहां पे आपको चेक एंड बैलेंस का नजर आएगा, जुडिशरी को चेक करेगा ये, एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा वो, लेजिस्लेचर एक दूसरे को, तीनों तीनों जो पॉलिटिकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये एक दूसरे को चेक करते हैं, चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, तो चेक एंड बैलेंस भी आया है। चेक एंड बैलेंस प्रॉपर है आजकल के टाइम में।
The judiciary, legislature, and executive branches all share power, which is counter to the monistic theory that emphasizes undivided control. उसने तो कहा था भाई अनडिवाइडेड कंट्रोल होगा, इंडिविजिबल पावर होगी, यही था ना, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं है भाई, ये तीनों पावर शेयर करते हैं. मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस अ बैलेंस ऑफ पावर रादर देन अ सिंगुलर एब्सोल्यूट अथॉरिटी. आजकल की जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो तो बोलता है भाई पावर को डिवाइड करो तभी एफिशिएंसी आएगी ना, वो तो ये कहते हैं. दूसरा जो ऑस्टिन की थ्योरी का एक और जो आपको एक इसमें आपको मिलेगा फीचर, वो ये मिलेगा यार, जो क्रिटिसिज्म इसको पर नजर आएगा, टायरनी की तरफ जाएगा. पोटेंशियल फॉर टायरनी मतलब कि जुल्म की तरफ, मतलब उसने बोला सोवरेन के पास एब्सोल्यूट पावर है तो यार वो जालिम भी हो सकता है ना फिर. ठीक है. By emphasizing a single source of sovereign authority, monistic theory may enable authoritarianism as it can justify the concentration of power in one personal body. Authoritarian गवर्नमेंट क्या होती है उसमें, मतलब एक मुल्क के पास अथॉरिटी होती है, एक ग्रुप के पास अथॉरिटी होती है. तो जॉसन की थ्योरी अभी एक ही बंदे के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी एक ही ग्रुप के पास, वो तो अथॉरिटेरियनिज्म को इनेबल करेगा ना. ठीक है. दिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ टायरनी और डिक्टेटरशिप, स्पेशली व्हेन देयर आर नो चेक्स ऑन द सॉवरेन्स पावर. ऑब्वियसली ऑस्टन तो चेक एंड बैलेंस की बात ही नहीं कर रहा, वो डिवाइडेड पावर. देखो मॉन्टेस्क्यू ने डिवाइडेड पावर की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात क्यों की थी, ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो, एक बंदे के हाथ में सारी पावर ना जाए और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे. आपको पता है कि पावर एक लस्ट होती है, जब आपके हाथ में वो होती है तो आप उसको लाभ में यूज करते हो, आप उसको गलत इस्तेमाल करते हो. तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का इसलिए दिया था ताकि डिफरेंट जो है यूनिट्स में डिवाइड हो जाए, देन चेक एंड बैलेंस हो, एक दूसरे की पावर को चेक करें कि कोई अपनी पावर गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा. यहाँ पे तो मॉन्टेस्क्यू कह रहा भाई एक सिंगल सोर्स है पावर का, तो मतलब अथॉरिटेरियनिज्म हो गया ना. अथॉरिटेरियनिज्म मतलब एक ही के पास अथॉरिटी है. दूसरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, तो मतलब कि रिस्क जो है जुल्म का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है भाई सोवरेन की पावर, सोवरेन ही के पास है सारी पावर. ठीक है. A prominent historical example of monistic theory enabling authoritarianism is Nazi Germany under Adolf Hitler. तो एडोल्फ हिटलर के अंडर आपको इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटेरियन रिजीम थी ना, आपको उसके अंदर ये टायरनी की एग्जांपल नजर आएगी, बहुत ही जो है हाई लेवल के ऊपर आपको जो है मिसाल और पता नहीं क्या क्या नजर आएगा, जुल्म सतम सब नजर आता है. हिटलर के नाम से भी कांप जाती है रूह बंदे की, जब बंदा उसकी हिस्ट्री पढ़े. आप यूरोपियन हिस्ट्री में हिटलर पढ़ते हो तो आप जो है एक दफा हिल जाता है बंदा कि यार ये सब कुछ किया उस टाइम पे. ठीक है. This regime provides a clear case where the concentration of power in a single individual, हिटलर के पास थी, led to tyranny, oppression and unchecked abuse of power. Unchecked abuse of power थी, मतलब इतना ज्यादा पावर का अब्यूज किया गया था इसके regime के अंदर. ठीक है. Then second last है failure to recognize other social institutions. ऑस्टिन ने बोला भाई एक सोवरेन के पास सारी अथॉरिटी है कंट्री में, क्या हमारी कंट्री में सिर्फ गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटी है? भाई उलमा बोर्ड है, हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. आपको पता है ना हर कंट्री में आपको ट्रेड यूनियन नजर आएगी, लेबर यूनियन नजर आएगी. लेबर यूनियन मजदूरों के हक के लिए जो लड़ते हैं. तो क्या गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास कर देती है लेबर यूनियन को इग्नोर करके? ऐसा नहीं है. तो ऑस्टिन के मुताबिक तो एक जो बंदा है या कुछ लोगों का जो ग्रुप है वही सॉवरेन है, बाकी वो किसी की बात नहीं मानेंगे भाई. उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लीगल लिमिटेशन नहीं, उनके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है. उन्होंने जो लॉ पास किया आपको बस सबको मानना है. लेकिन आजकल की सोसाइटी में ये नहीं है. बहुत बड़े बड़ी एनजीओज होती हैं, बहुत बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स, मैं आपको प्रेशर ग्रुप बताऊंगी जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर ग्रुप्स की वजह से गवर्नमेंट कंपेल हो जाती है किसी भी लॉ को खत्म करने के लिए या उसको बनाने के लिए. ठीक है. तो ऑस्टिन की जो थ्योरी है, जो मोनिस्टिक थ्योरी है, वो फेल हो गई है जो और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में. Pluralists argue that the monistic theory fails to account for the multitude of associations such as trade union, religious groups and professional organizations that play significant roles in modern society. आपको पता है आज की सोसाइटी में गवर्नमेंट क्यों काम कर पाती है? क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं. अगर ये सारे इंस्टीट्यूशंस रुक जाएं तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी फिर. These groups often wield significant power and influence over individuals' lives. और एक किसी भी बंदे की उसमें, अब कोई भी बंदा किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा है तो वो कभी कभी ना स्टेट से भी ज्यादा उस ग्रुप को मानता है. वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा लेकिन अपने ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाता. तो यही बात निकली कि मतलब ये जो ग्रुप्स होते हैं बहुत इनका इन्फ्लुएंस होता है एक बंदे की जिंदगी पे, इनके मेंबर्स की, ग्रुप मेंबर्स की जिंदगियों पे, समटाइम्स इवन मोर देन द स्टेट इटसेल्फ.
स्टेट से भी कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस कभी कभी इन ग्रुप्स का होता है, बाय फोकसिंग सोली ऑन अ स्टेट एज द सोल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक अकेला ही सोर्स अथॉरिटी का, द मोनिस्टिक थ्योरी निग्लेक्ट्स द ऑटोनॉमी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एसोसिएशंस। मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से भी कहीं ज्यादा एक बंदा अपने ग्रुप के साथ प्यार मोहब्बत लॉयलिटी को शेयर करता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले भाई स्टेट के लिए सारी लॉयलिटी है, तो यहाँ पे ये बात गलत साबित हो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन आज के टाइम में सारे, आज देखो ट्रेड यूनियन जो है यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं, ट्रेड यूनियन का कितना लेना देना होता है, वो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को भी चैलेंज करता है ट्रेड यूनियन। तो मतलब ये बहुत कुछ ऐसा आज के टाइम में जो हम ये बोलेंगे कि स्टेट ही ओमनी पोटेंट ओमनी कॉम्पिटेंट नहीं है, स्टेट ही ऑल पावरफुल एंड एबल टू डू एवरीथिंग नहीं है, बल्कि आजकल सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो आगे काम कर रहे हैं, ठीक है आकर। अब लुक्स इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, हम ये बोलते हैं कि हम जो है ना अपनी कंट्री में एक कोई भी स्टेट जो है वो सॉवरेन है, स्टेट सॉवरेन है, कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे पहले यहाँ पे भी ये गलत है। देन इसका लॉ ला इसका बनाया हुआ लॉ लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि वो पनिशमेंट का डर है, ऐसा नहीं है। हमारे हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म इसके ऊपर है कि हेनरी मैन ने जो भी लॉ बनाया है वो इस अच्छा हम इसलिए लॉ को नहीं फॉलो करते कि भाई हमें कोई पनिशमेंट का डर होता है, हम इसलिए करते हैं कि हमारे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हमारे लीगल बिहेवियर को शेप देते हैं, और हम ये बोल दें कि भाई जो भी उसने कमांड दिया, जो भी उसने परमिट किया, वही कमांड और वही लॉ है, तो ऐसा नहीं है। पर्सनल पर्सनल वो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर हर स्टेट या हर किंग नहीं चला है, वो अपने कस्टम्स को देख कर ही चला है। तो बहुत सारी चीजें जो पीछे उसने बोली थी वो सब तकरीबन तकरीबन इसकी थ्योरी तो अभी बिल्कुल एप्लीकेबल, किसी भी हिस्से से एप्लीकेबल जो इसकी थ्योरी की फीचर्स हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते अब। तो जो लास्ट है कि इसने बात ही नहीं की इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की, तो कहने का मतलब है जिस टाइम उसने दी वो उस टाइम के लिहाज से हो सकता है उसके लिए एप्लीकेबल है, तो आज के टाइम पे नहीं है जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। हमारी कंट्री में क्या डिसीजन लिया जा रहा है ये कोई और कंट्री भी डिसाइड करेगी, उस कंट्री में क्या लिया जा रहा है ये कोई बहुत बड़ी यूनियन डिसाइड करेगी, या बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, ये डिसाइड कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है एक कंट्री में क्या हो रहा है ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनली कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो है वो देख कर चलते हैं कि ये क्यों मेरे ऊपर कोई सैंक्शन ना लग जाए, एम्बार्गो ना लग जाए, ऐसा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ना नाराज हो जाए। तो इसके मुताबिक तो भाई कंट्री के अंदर भी सॉवरन है, अगर कंट्री के अंदर सॉवरन है मतलब बाहर से कोई भी हायर अथॉरिटी हो ही नहीं सकती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टेट्स आर नो लॉन्गर फुली ऑटोनमस, मतलब खुद मुख्तार, and international laws, treaties and organizations like United Nations, WTO, World Trade Organization and European Union exert significant influence on domestic sovereignty। domestic sovereignty जो internal sovereignty है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है external sovereignty का हमारी, मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नली हम सॉवरन नहीं है तो वो चीज कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सोवरेनिटी के ऊपर भी असरअंदाज होती है। जैसे आप देखो, अगर IMF ने बोला है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो टैक्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप बिल बिल बढ़ा देंगे, आम जुबान आपने बिल बढ़ाने क्यों, तो आप हमारा कर्जा कैसे वापस करेंगे, सैप्स में यही लिखा ना, बिल बढ़ा दें, ये कर दें, महंगाई कर दें, फलां कर दें, टमका कर दें, पैसा रेवेन्यू जनरेट करो, रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो हमें पैसा देंगे। तो क्या हमारे गवर्नमेंट सॉवरन है? कैसे सॉवरेनिटी वो वो ये भी डिसीजन नहीं ले पा रही कि हमारे तो लोग ऑलरेडी गरीब है भाई, किस तरीके से बिल पे इतना वो लगा दें। तो क्या इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस यहाँ पे है? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF हमें बता रही है, हम एक सॉवरन कंट्री है, हमें बता रही है हमें किस तरीके से क्या करना है, तो मतलब हम लोग सॉवरन नहीं रहे, हमारी डोमेस्टिक सॉवरेनिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई है। मोनिस्टिक थ्योरी struggles to account for this increasing interdependence where external legal and political frameworks limit absolute sovereignty। ठीक है। अब यहाँ से अगर जो प्लूरिस्टिक व्यू ऑफ सोवरेनिटी, ये इंशाल्लाह हम लोग एक ही में एक ही लेक्चर में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इतनी हिस्ट्री वो नहीं, वो भी अभी आया है तो इसके ऊपर बहुत काम भी हो रहा है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा वो। अ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको टाइप्स करा दूंगी एंड देन फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। चलें, सारा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।